विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए क्लास 11-12 दोनों के लिए जनसंचार माध्यम टॉपिक लेकर आई हूँ। जनसंचार माध्यम क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं जनसंचार क्या है। पहले तो हम आपको बता दें कि जनसंचार की कितनी आवश्यकता है हमारे जीवन में। संचार हमारे जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित रहता है वह संचार करता रहता है। यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी अपना संचार बिना किए अपनी बात नहीं कर पाता है। जैसे कि वो जब तक रोए ना, चिल्लाकर बुलाए ना, तब तक उसकी माँ उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो वो रोकर अपना संचार करता है। एक तरह से आज संचार खत्म होने का अर्थ ये हुआ कि मृत्यु। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल जो है वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। आप ये समझ लीजिए कि परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों में संचार करने के जरिए ही संबंध स्थापित कर पाते हैं। अगर संचार ना होता तो हम एक दूसरे से जुड़ते नहीं। सभ्यता के विकास की कहानी भी जो है संचार के द्वारा ही विकसित हुई है। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का किया हो या जो भी रहा हो, वो संदेशों का आदान प्रदान किया हो, वो सारी चीज़ों संचार के माध्यम से हुई है। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में जो लगने वाले समय और दूरी को पाटने वाली जो माध्यम है उसे हम संचार कहते हैं। जैसे कि हम संचार के माध्यम से विभिन्न माध्यमों से जुड़े रहते हैं। टेलीफोन है, इंटरनेट है, फैक्स है, समाचार पत्र है, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि के जरिए। क्योंकि आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की जो दूरी होती है, इसके माध्यम से वो कम हो जाती है। दुनिया में कोई भी घटना घटित होती है अगर, तो हमें तुरंत किसके जरिए, खबरों के माध्यम से मिनटों में पता चल जाती है। वो हमें संवाददाता के द्वारा पता चल जाती है। आपको याद भी होगा कि जो 11 सितंबर 2001 की घटना हुई थी, जो अमेरिका में हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसकी भी दुनिया ने अपने आंखों देखी, आंखों के सामने घटते देखा था उस हाल को। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से ही तो। इसी तरह आज टेलीविजन के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के द्वारा देख सकते हैं। मैच देखिए आता है, जब आप क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भले ना जाएं, लेकिन आप घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण लाइव देख सकते हैं। तो संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए ना सिर्फ सूचना के माध्यम है, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने, हमारा मनोरंजन करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो संचार के माध्यम के बारे में आपने देखा, सुना। अब देखते हैं, इससे कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, संचार क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि संचार शब्द की व्युत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है, यह हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जन संचार तक विस्तृत है। अतः सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक दूसरे
तक पहुंचाया जा सकता है, एक से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके क्या कहलाते हैं? संचार कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संचार के विभिन्न प्रकार बताइए। अब संचार एक जटिल प्रक्रिया है, उसके कई रूप या प्रकार हैं जो कि निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। मौखिक संचार, मौखिक यानी एक दूसरे के सामने वाले इशारे या क्रिया को मौखिक कहते हैं। हम इशारों में बात करते हैं, इसमें हाथ की गति, आंखों का इशारा, चेहरे के भाव, स्वर के उतार चढ़ाव आदि से हम अपनी बात को अपने सामने वाले व्यक्ति तक प्रेषित कर सकते हैं। दूसरा है इसका भाग अंतरवैयक्तिक संचार, मतलब जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं। इस संचार की मदद से आपसी संबंध विकसित होते हैं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। ग है समूह संचार। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श करते हैं। कुछ लोग होते हैं किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसका समाधान निकालते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लिए कक्षा समूह, कक्षा में समूह होता है, एक शिक्षक आपको बताता है, बच्चे किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं। इस रूप का प्रयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस के जरिए हल कर सकता है। अगला है जनसंचार। अब देखिए जनसंचार, जब व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से किया जाता है तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। रेडियो, अखबार, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके माध्यम हैं। अगला प्रश्न है जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जनसंचार के लिए औपचारिक संगठन होना आवश्यक है। इन माध्यम के लिए अनेक द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो संचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाले सामग्रियों को नियंत्रित और निर्धारित करता है। अगला है जनसंचार के कार्य। जनसंचार के कार्य कौन कौन से होते हैं? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तैयार करना, उसकी तैयारी तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श करना मंच पर। अगला प्रश्न है पत्रकारिता किसे कहते हैं? पत्रकारिता प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहते हैं। इनके 3 पहलू हैं, समाचार संकलन, संपादन व प्रकाशन। अगला प्रश्न है इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? अब इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद होते हैं। इसकी पहुंच व रफ्तार का कोई जवाब नहीं होता है। इसमें सारे माध्यमों का समागम होता है। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। इसमें आप बहस कर सकते हैं, ब्लॉग के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। इसने विश्व को ग्राम में बदल दिया है। इसके बुरे प्रभाव भी हैं। इस पर अश्लील सामग्री भी बहुत अधिक है, जिससे समाज की नैतिकता को खतरा बना हुआ है। दूसरे, इसका दुरुपयोग अधिक है और सामाजिकता कम होती जा रही है। अगला प्रश्न है जनसंचार माध्यमों के लाभ और हानि। अब हर चीज के एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कहीं लाभ है तो हानि जरूरी है, तो हमें उसी हिसाब से उसे देखकर समझकर करना होता है। तो इससे हम लाभ देख लेते हैं क्या क्या है। यह हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो गया है। धर्म से लेकर सेहत तक की जानकारी मिल रही है इसके द्वारा। इससे मानव जीवन सरल, समर्थ और सक्रिय हो गया है। सूचनाओं और जानकारियों के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिल रही है। सरकारी कामकाज पर इसके द्वारा निगरानी भी बढ़ रही है।
अब इसकी हानियां भी कुछ हैं, जैसे कि इसने काल्पनिक जीवन को बढ़ावा दिया है। इससे पलायनवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है, समाज में अश्लीलता व असामाजिकता बढ़ रही है, गलत मुद्दों पर जबरदस्त प्रचार के जरिए सही ठहराया जा रहा है। मतलब प्रचार के माध्यम से कुछ भी वो गलत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार क्या है? समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, वो होता है समाचार। आइए देखते हैं कि समाचार के तत्व कौन कौन से हैं। समाचार के कुछ निम्न तत्व हैं, जिसमें है नवीनता, निकटता, प्रभाव, जन रुचि माने लोगों की रुचि, उसमें लगाव, टकराव, महत्वपूर्ण लोग, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। अगला प्रश्न है, पेज 3 पत्रकारिता क्या है? पेज 3 पत्रकारिता वो होती है कि यह प्रायः चरित्रहीनता से संबंधित होती है। इसमें पेज 3 में सनसनीखेज की खबरें छपती हैं। अगला प्रश्न है, डेडलाइन किसे कहते हैं? डेडलाइन यानी कि अखबार में समाचार व रिपोर्ट को प्रकाशन हेतु स्वीकार करने के लिए एक निश्चित समय, एक अवधि दी जाती है, इसी को डेडलाइन कहते हैं। हर चीज की एक डेडलाइन होती है, एक समय सीमा होती है। यदि हमारे जीवन में डेडलाइन ना हो तो व्यक्ति आज का काम कल और कल का काम परसों पर छोड़ देता है, तो विलंब होती है हर कार्य में, इसी तरह से कार्य टलता चला जाता है। इसलिए हर चीज में डेडलाइन होती है। ब्रेकिंग न्यूज का क्या आशय है? ब्रेकिंग न्यूज वह है जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथा तुरंत प्राप्त होती है। यह बहुत कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। कम से कम शब्दों में आप तक इस माध्यम के द्वारा न्यूज समाचार पहुंच जाता है। पत्रकार किसे कहते हैं? पत्रकार वह व्यक्ति जो समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए लिखित रूप में सामग्री देने, सूचनाएं और समाचार एकत्र करता है, वह पत्रकार कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? आजकल यह किस संस्था के अंतर्गत है? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। आजकल यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन संस्था के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि यह जन समस्याओं को शेष 3 स्तंभों के सामने प्रस्तुत करता है तथा इन 3 स्तंभों के कार्यों की समीक्षा भी करता है। तो आज आपने देखा कि संचार क्या है, संचार का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कितनी आवश्यकता है, इसके कार्य क्या है, इसकी हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है, इसकी क्या लाभ है, क्या हानि है। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अपने अगले वीडियो में आपको पुनः मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।